तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मूल अधिकारों के बारे में। पिछली क्लास में हमने बात की थी प्रस्तावना से संबंधित आने वाले प्रश्न जो बन सकते हैं। आज हम थोड़ा पैटर्न बदलते हुए सीधे सीधे प्रश्नों पर बात करेंगे ताकि आपका सिलेबस जल्दी से समाप्त हो सके और आप उसका रिवीजन भी बार बार कर सके। तो हमारा आज का टॉपिक है मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक, अब थोड़ी सी पृष्ठभूमि की, मूल अधिकार होते क्या है? ये ऐसे अधिकार होते हैं जिनके बिना किसी मनुष्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक विकास पूरी तरह संभव नहीं हो पाता है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें कुछ मूल अधिकार दे रखे हैं कि ये बेसिक अधिकार हैं, ये मूल हैं अपने आप में, इन्हीं पर आधारित अन्य अधिकार होंगे। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कि भाई अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है। अब जीवन के अधिकार, आप जिंदा कैसे रह सकते हैं? आपको अगर साफ पानी मिले, अच्छा भोजन मिले, ठीक, साफ एनवायरनमेंट मिले, तभी तो आप अच्छा जीवन जी सकते हैं। इन्हीं सबको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों में साफ पानी का अधिकार या स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में शामिल कर दिया। इवन सोने का अधिकार भी क्या है? अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसका मतलब मूल अधिकार कुछ ऐसे अधिकार हैं जिन पर अन्य अधिकार आश्रित हो सकते हैं या अन्य अधिकार आश्रित होते हैं, लेकिन अगर उनमें से किसी भी एक अधिकार को छीन लिया जाए या खत्म कर दिया जाए तो अन्य अधिकार भी अपने आप में प्रभावित होते रहते हैं। इस प्रकार आज हम अपना चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं मूल अधिकारों से और डायरेक्ट प्रश्न पर आते हैं। देखते हैं मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है। तो कौन सा भाग है? भाग 3। ठीक, रटेंगे। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है। ठीक, अगला, मूल अधिकारों की अनुच्छेद संख्या क्या है? यानी कि किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों को अनुच्छेद में संग्रहित किया गया है। आगे देखते हैं कहां से लिए गए हैं या प्रेरित हैं। ठीक, कहां से लिए गए मतलब हमारे संविधान निर्माताओं ने, ऑब्वियस है, जब संविधान बना रहे थे तो सर बी एन राव, जो कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसके बाद जिस देश के संविधान में जो अच्छी बातें थी, हमने उनसे प्रेरणा ली और अपने संविधान में अपने भारतीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था को देखते हुए कुछ परिवर्तन या हूबहू या कुछ परिवर्तनों के साथ हमने उन प्रावधानों को अपने संविधान में समाहित कर लिया। तो ये कहां से लिए गए हैं या प्रेरित हैं? इसका आपका आंसर होगा यूएसए के संविधान से। किससे? यूएसए के संविधान से। जिनको यूएसए नहीं पता हो मतलब जान जाए, इसका मतलब क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिकी संविधान से हमारे मौलिक अधिकार प्रेरित हैं या लिए गए हैं। हालांकि हूबहू नहीं कॉपी कर लिया गया है, बहुत सारे अंतरों के साथ इसे अपने संविधान में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं भारत में सर्वप्रथम किसने मूल अधिकारों की मांग की? ये कई बार प्रश्न पूछा गया है तो इसका सबसे अच्छा आंसर होगा नेहरू रिपोर्ट। किसने? नेहरू रिपोर्ट। अब ये नेहरू रिपोर्ट क्या बला थी, इसको देखेंगे हम आगे इतिहास के चैप्टर में। 1928 में रिपोर्ट आई थी जब भारत में साइमन कमीशन का गठन किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा है, तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 में। और उसके बाद भारतीयों ने उस साइमन कमीशन का विरोध क्यों शुरू किया था? क्योंकि उस कमीशन में, उस आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। ऐसे में उस समय के जो भारत सचिव थे लॉर्ड बिरकनहेड, उन्होंने भारतीयों को चैलेंज किया कि आप लोगों के पास अकल ही नहीं है संविधान बनाने की या कानून बना सकने की। ऐसे में इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया किसने? ये नेहरू। कौन है? मोतीलाल नेहरू। कौन है? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें मूल अधिकारों की बात की गई थी। तो आपको क्या जानना है? भारत में सर्वप्रथम किसने मूल अधिकारों की मांग की थी? तो थी नेहरू रिपोर्ट, जो सन 1928 में प्रकाशित हुई या प्रस्तुत की गई।
आगे आते हैं, संविधान प्रारंभ होने के साथ कितने मूल अधिकार थे, यह भी प्रश्न बनता है। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, लेकिन जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तब उसमें कितने मूल अधिकार थे? 7 थे। कौन थे? 7 थे। इसका अभी क्लियरिफिकेशन में देता हूं, आगे पहले अगला प्रश्न कर लेते हैं। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो ये है 6। ठीक, अब 7 से 6 कैसे हुए? यानी -1 हो रहा है, एक कोई मूल अधिकार आपका समाप्त किया गया है। यहीं से एक प्रश्न बना लेते हैं, कौन सा मूल अधिकार है? संपत्ति का। कौन सा मूल अधिकार? संपत्ति का मूल अधिकार, जो किसमें था? अनुच्छेद 30 में था। इसे समाप्त कर दिया गया किसके द्वारा? किस संविधान संशोधन के द्वारा? यह भी प्रश्न पूछता है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे समाप्त करते हुए अनुच्छेद 30 को कहां डाल दिया गया? अगला प्रश्न, अनुच्छेद 300 का में। इसका मतलब अब ये मूल अधिकार नहीं रह गया। लेकिन अगर प्रश्न बना दे संपत्ति का अधिकार, सेंटेंस बना दे संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, तो आप कहेंगे बेशक ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी कि संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार ना होकर क्या है? संवैधानिक अधिकार है। इसे रट्टा मारेंगे। आगे मैं अभी फिर से प्रश्न कराता हूं, ये वाला संवैधानिक अधिकार है अभी। ठीक, संपत्ति का अधिकार अब एक संवैधानिक अधिकार है, ना कि मूल अधिकार। ठीक, और वैधानिक या संवैधानिक या विधिक कुछ भी आए तो आप इसे सही मारेंगे। ठीक, अब आते हैं, ये 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं, ये भी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, आपका पहला तो है समानता। समानता का अधिकार ये दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक, दूसरा है स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, ये आपका दिया गया है अनुच्छेद 19 से 22 तक। फिर है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका दिया गया अनुच्छेद 23 और 24 में। फिर है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका दिया गया अनुच्छेद 25 से 28 तक। फिर है आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये आपका दिया गया अनुच्छेद 29 से 30 में, 29 और 30 में कह सकते हैं। और फिर है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। ठीक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आपका दिया गया है अनुच्छेद 32 में। ठीक, ये क्रमशः आपको याद होने चाहिए, आपको रटे होने चाहिए। अगर ये आप काम कर लेते हैं तो लेखपाल जैसे पेपर में यहीं से सारे के सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, ये शुरू समानता 14 का होता है, मैं अभी बताता हूं 12 और 13 में क्या है। तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक सारे के सारे अनुच्छेद क्रमशः किस अनुच्छेद में कौन सी बात बोली गई है ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि लगातार यहां से प्रश्न कभी कभी मिलान के लिए या कभी कभी सीधा वन लाइनर में दे देता है कि शोषण जैसे प्रश्न बना दे आपसे कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है। ठीक, अस्पृश्यता निवारण या अस्पृश्यता उन्मूलन या छुआछूत विरोधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो आप क्या मारेंगे? यही अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। ऐसे ही आपको सीधा सीधा ऑप्शन में बना के क्वेश्चन देता है। और चूंकि लेखपाल का सिलेबस बहुत ही डीप में जाकर प्रश्न नहीं पूछेगा, ऐसे में प्रश्न यहीं से बनने की संभावनाएं हैं। और ये जो पॉइंट मैं लिख रहा हूं यहां से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। आप लोग भी ऐसे ही पॉइंट बना सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, और मुश्किल से 1 से 1.5 पेज में आपका पूरा का पूरा मूल अधिकार समाप्त हो जाएगा। अन्यथा बड़ा लंबा सिलेबस चलता रहेगा कि मतलब मैं एक्सप्लेन करूं एक एक अनुच्छेद को। हालांकि मेरी रणनीति वही थी, लेकिन
लेखपाल के सिलेबस को देखते हुए कि आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ना है, ऐसे में शॉर्ट फॉर्म में हम कितनी ज्यादा उत्पादकता के साथ पढ़ाई कर सकते हैं, इसलिए इस पैटर्न का चुनाव मैंने आज किया है। चलिए अब इसी के बाद अगले प्रश्न करना शुरू करते हैं। एक बार दोहरा लेते हैं, किस भाग में है? भाग 3 में है। किस अनुच्छेद संख्या से किस अनुच्छेद संख्या तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक है। कहां से प्रेरित है या लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से प्रेरित और लिए गए हैं। भारत में सर्वप्रथम किसने मूल अधिकारों की मांग की थी? लॉर्ड बिरकनहेड की चुनौती पर, तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बिरकनहेड की चुनौती पर मोतीलाल नेहरू ने सन 1928 में नेहरू रिपोर्ट में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की डिमांड की, मांग की। आगे चलते हैं, संविधान प्रारंभ होने के साथ यानी 26 जनवरी 1950 को भारत में या भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो इनकी संख्या 7 थी और वर्तमान में कितने हैं? 6 है। और 6 के 6 मौलिक अधिकार मैंने लिख दिए, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा एवं संस्कृति तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे चलते हैं, 7 थे यानी एक अधिकार आपका कम हुआ है, ठीक, वो कौन सा है? अनुच्छेद 30 में वर्णित संपत्ति का मौलिक अधिकार, उसे संवैधानिक संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 30 को समाप्त करते हुए इसके प्रावधानों को अनुच्छेद 300 में डाल दिया गया। यानी वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है? वैधानिक, संवैधानिक या विधिक अधिकार है। बहुत से लोगों के मन में ये डाउट होगा कि संवैधानिक भैया क्यों कह रहे हो? क्योंकि ये अनुच्छेद क्या है? संविधान के अनुच्छेद में शामिल है, इसलिए संवैधानिक है, लेकिन मूल अधिकार कतई नहीं है। तो संवैधानिक अधिकार जरूर है लेकिन मूल अधिकार नहीं है। देखिए 2-3 चीजें आती हैं आपके एग्जाम में क्या कहें कि बार बार पढ़ने में कंफ्यूजन होता है कि संवैधानिक और सांविधिक का मतलब क्या है। इन दो शब्दों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। सांविधिक और संवैधानिक। संवैधानिक का मतलब होता है कि ऐसी संस्था, ऐसा प्रावधान जो कि संविधान के किसी ना किसी अनुच्छेद में दिया गया है। जैसे वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है, यानी कि वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, यानी कि ये किसी न किसी अनुच्छेद में दिया गया होगा। तो वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में है, ठीक। वही जैसे मैं बात करूं एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, एक ऐसी संस्था है, ये सांविधिक संस्था है क्योंकि संसद ने संवैधानिक रीतियों का पालन करते हुए एक कानून बनाया, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। उसी कानून के तहत नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स यानी कि राष्ट्रीय आपदा रिलीफ को क्या कहेंगे? सहायता बल, ऐसे कहते हैं, राष्ट्रीय आपदा सहायता बल, ये बनाया गया राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के द्वारा। यानी हमारी संसद ने कानून बना के एक संस्था का निर्माण किया है, इसलिए उसे क्या कहेंगे? सांविधिक कहेंगे, ठीक। संवैधानिक किसे कहेंगे? जिस संस्था या संगठन या किसी भी बात का उल्लेख संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में हो, उसे संवैधानिक कहेंगे। बहुत कंफ्यूजन होता है, यहां पर कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं संपत्ति का अधिकार आपका क्या है? संवैधानिक अधिकार है। विधिक मतलब कानून सम्मत अधिकार है। वैधानिक मतलब कानूनी अधिकार। वैधानिक मतलब जो वैध हो। वैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है, यहीं से आप ऑप्शन को टिक करेंगे। चलिए आगे प्रश्नों की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अब आगे और प्रश्नों की बात करते हैं। इसी के बाद चलिए देखिए अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है? राज्य नागरिकों के किसी अनुभाग में केवल धर्म, मूल वंश, जात, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा, ठीक। यहीं से या इसी से एक प्रश्न बनता है कि कितने आधारों पर, अनुच्छेद 15 में कितने आधारों पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है या भेदभाव करने को मना किया गया है। तो देखिए धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, कितनी लकीरें खींचे? 5, यानी कितने आधार? 5 आधार। अनुच्छेद 15 में कितने आधारों की बात की गई है? 5 आधार। अब देखिए यहां पर एक शब्द लगा है केवल,
ठीक, यानी कि इनके आधारों पर विभेद नहीं कर सकता है, परंतु अन्य आधारों पर कर सकता है। जैसे अनुच्छेद 15 में ही उसके उपखंडों में बता दिया गया है कि राज्य बच्चों व महिलाओं के लिए अलग से कोई उपबंध बना सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश में तो आप लोग जानते होंगे कि किसी भी सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण है। ठीक, दूसरा, राज्य ओबीसी, एससी व एसटी वर्ग के लिए कुछ प्रावधान कर सकता है, कुछ कानून बना सकता है अलग से। यानी कि अब अगला प्रश्न हमारा क्या बनेगा, आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो आप लोग क्या मारेंगे, अनुच्छेद 15(4) व अनुच्छेद 16(4) को। ठीक, इन दो अनुच्छेदों को आप एग्जाम में टिक करेंगे। चलिए अनुच्छेद 16 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं यहां पर क्या कहा गया है। लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समता। ठीक, लोक नियोजन का मतलब क्या हुआ, सरकारी नौकरी, सीधा सा फंडा। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी, यानी सरकारी नौकरी के विषय में अवसर की समता होगी, यानी सरकारी नौकरी में किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसके भी अपवाद अनुच्छेद 15 की तरह रखे गए हैं। परिणामतः यहां पर क्या हुआ है कि बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष उपबंध कर सकता है राज्य। ठीक, राज्य चाहे तो ओबीसी, एससी व एसटी वर्ग के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, यानी आरक्षण की व्यवस्था। यानी कि हमने अभी क्या किया, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 15 दोनों से क्या निकलती है, आरक्षण की व्यवस्था निकलती है। और इसीलिए हमने ये प्रश्न किया कि आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 15(4) व अनुच्छेद 16(4) के बारे में। अब इसमें डीप नहीं जाएंगे, 15(1), 15(2), 15(3), 15(4) क्या है। ठीक, इसी तरह 16(1), 16(2), 16(2), 16(3), 16(4) क्या है, उसमें नहीं जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि आरक्षण की व्यवस्था आ गई है, ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कि पहले या प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ये थे काका कालेलकर साहब। काका कालेलकर साहब। इसी प्रकार दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे वीपी मंडल। ठीक है, तो इन दोनों लोगों का नाम आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे आते हैं। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था, तो देखिए काका कालेलकर की अध्यक्षता में सन 1953 में। और 53 में तो आपको पता ही है, एक प्रश्न और बन सकता है, किसके कार्यकाल में या प्रधानमंत्री कौन था, तो आप लोग बता ही सकते हैं भाई कौन थे, हमारे नेहरू साहब, जवाहरलाल नेहरू जी। अब आइए, वीपी मंडल आयोग यानी द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे, वीपी मंडल जी। और ये कब हुआ गठन इनका, 1979 में। और इस समय वीपी मंडल जी के टाइम पर इस आयोग का गठन किसने किया था, या उस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो मोरारजी देसाई। ये आपको फैक्ट अलग से रटने हैं। इसी के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अन्य फैक्ट को देखते हैं कि यहां से कौन कौन से फैक्ट बन सकते हैं। इसी प्रकार मैं प्रत्येक अनुच्छेद और उनसे संबंधित सभी फैक्ट को आपको रटवाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। आप लोग चाहें तो इन सबका स्क्रीनशॉट लेकर अलग से अपनी नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओबीसी वर्ग को लोक नियोजन में 27% का आरक्षण किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दिया गया। हालांकि ये मुझे नहीं लगता ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए, फिर भी आप जान लीजिए ये कौन थे आपके, वीपी सिंह। वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह सन 1990 में। कब, 1990 में इन्हीं की सरकार में जो मंडल आयोग का गठन 1979 में मोरारजी देसाई ने किया था, उनकी रिपोर्ट मंगवाई। और आप लोग तो जानते ही भारत में सब कुछ चुनावों के कारण होता है, तो चुनावी राजनीति को ध्यान में रखते हुए वीपी सिंह ने 27% का आरक्षण ओबीसी वर्ग को यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को दे दिया। आगे चलते हैं। ओबीसी आयोग का सर्वप्रथम गठन कब हुआ, ध्यान रखिएगा। प्रथम ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है, काका कालेलकर जी। दूसरे ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है, वीपी मंडल जी। लेकिन ये क्या है, अब ये परमानेंट आयोग बनने जा रहा है, तो इसलिए ओबीसी आयोग का सर्वप्रथम गठन कब हुआ, ये ध्यान रखिएगा। एनसीबीसी एक्ट 1993, इसका नाम पूरा क्या होगा, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ठीक, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, इसका पूरा नाम क्या होगा,
नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ठीक, इसका गठन कब हुआ? एनसीबीसी एक्ट 1993 के तहत हुआ। और अब ये क्या है, देखिए हमने अभी बात की थी संवैधानिक और सांविधिक, ये क्या बन गया? एक सांविधिक आयोग बन गया। क्या बन गया? एक सांविधिक आयोग बन गया एनसीबीसी एक्ट 1993 के द्वारा। अब अगला प्रश्न आते हैं, ओबीसी आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा कब कैसे दिया गया? यानी कि अब क्या होगा, ये किसी न किसी संविधान के अनुच्छेद में संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में शामिल हो जाएगा। तो ओबीसी आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया है 102वां संविधान संशोधन, रट्टा मारेंगे 102वां संविधान संशोधन 2018 द्वारा। कब? 2018 द्वारा। अब इसका मतलब आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा मिल गया, यानी कि अब किसी ना किसी अनुच्छेद में शामिल होगा। अब एनसीबीसी को शामिल कर दिया गया है अनुच्छेद 338 बी में। कहा? अनुच्छेद 338 बी में शामिल कर दिया गया है। और इस एनसीबीसी के पहले अध्यक्ष कौन है? ये भी एनसीबीसी के इस समय वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये भी एक प्रश्न बन सकता है। तो ये है भगवान लाल साहनी। कौन है? भगवान लाल साहनी जी। ठीक, ये भी प्रश्न बन सकता है। ये इस समय क्या है? अध्यक्ष है या चेयरमैन है, कह सकते हैं एनसीबीसी के। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। तो अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, सीधी सी बात है। अनुच्छेद 17 में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 17 में कहा गया कि समाज में किसी भी प्रकार से छुआछूत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अनुच्छेद 17 में इसे एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न जो आपसे बन सकता है, क्या अस्पृश्यता का उल्लेख या अस्पृश्यता का उल्लेख तो हुआ, लेकिन क्या अस्पृश्यता की परिभाषा संविधान में दी गई है? आप कहेंगे नहीं, यहां शब्द गलत लिख गया है, उल्लेख नहीं मतलब परिभाषा। ठीक, यानी अस्पृश्यता की परिभाषा संविधान में नहीं दी गई है। अब इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न, क्या अस्पृश्यता संबंधी भारत में कोई कानून है? बिल्कुल है। ठीक, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 था, जिसे अब नाम बदलकर, अब क्या सन 1976 में इंदिरा जी ने नाम बदलकर कर दिया था नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955। ठीक, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 था, जिसका नाम बदलकर कर दिया गया नागरिक अधिकारों का रक्षा अधिनियम 1955। ठीक, यहीं पर ये वाला टॉपिक समाप्त होता है।